हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। इसके कुछ डेरिवेशन भी आते हैं अपने आप में। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक, दिशा, उदाहरण इत्यादि बहुत बार परीक्षाओं में आते रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, हम एक बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल इत्यादि बातों को पहले से पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो इसमें दो बिंदु आवेश होते हैं। दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के होते हैं। परिमाण में समान यानी जितने कूलाम का आवेश यहाँ उतने ही कूलाम का आवेश यहाँ, लेकिन प्रकृति अपोजिट होगी इनकी, यानी एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक। परिमाण में समान दो आवेश, समान परंतु विपरीत आवेश, यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, एक दूसरे के अत्यंत समीप, एक दूसरे के अत्यंत निकट रखे हों, तो ये दोनों मिलकर, ये दोनों बिंदु आवेशों द्वारा मिलकर बना निकाय, इनके द्वारा बना सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इससे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें दो समान -q + q, दो समान किंतु विपरीत आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। हम फिगर को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट रखने के लिए इस दूरी को इतनी बड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी दूरी बहुत छोटी होती है, लगभग एंगस्ट्रॉम की कोटि में होती है। तो ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। ये जो बीच की अल्प दूरी लेते हैं, इस अल्प दूरी को 2l से दिखाते हैं। ये बीच की अल्प दूरी 2l होती है। 2l सुविधा के लिए लिया गया है। यहाँ से द्विध्रुव का ये जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु से यहाँ की दूरी l के बराबर और मध्य बिंदु से ये दूरी l के बराबर। तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से रिप्रेजेंट होगा और स्मॉल l यहाँ से -q की दूरी और O से +q की दूरी l के बराबर। 2l टोटल दूरी है। तो ये जो सिस्टम है ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो जब भी इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव का नाम लेंगे, तुरंत ये सिस्टम हमारा बन जाएगा। इसमें दो आवेश को दिखा देंगे, -q +q, और उनके बीच की दूरी 2l। ये क्या हो जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो जब भी वैद्युत द्विध्रुव कहें तो ये फिगर हमको बना लेना इसमें होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्लियर, दो समान परंतु विपरीत आवेश, बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो ये निकाय वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। आगे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो इसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश यानी आवेश के परिमाण को ही लेना है, तो दोनों समान आवेश हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्प दूरी अर्थात 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ये और ये दोनों आवेशों में से परिमाण लेना है, चिन्ह को नहीं देखना है इसमें। तो कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, इसका गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं।
अब इसके मात्रक की बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक कूलाम, 2L दूरी है, मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। ये कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र तो इसके लिए विमीय सूत्र कूलाम के लिए आवेश है Q का AT, और इसके लिए L, तो इसका विमीय सूत्र होगा ATL या LTA, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होगी, दिशा बताएंगे इसकी। तो इसकी दिशा किधर होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। अगर यहाँ पर -2 माइक्रोकूलाम आवेश है और यहाँ पर +2 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। इनके बीच की दूरी कुछ होगी, अल्प दूरी, तो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे जिसका आघूर्ण किधर होगा? -2 माइक्रोकूलाम से +2 माइक्रोकूलाम की ओर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। परीक्षाओं में आया है, कभी कभी 1 नंबर में प्रश्न आता था, तो ये प्रश्न में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसकी दिशा बताओ। नंबर के आगे लिखा रहेगा हाफ प्लस हाफ, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, आधा नंबर का इस पर होगा, और उसकी दिशा बताओ तो दिशा बता देंगे कि -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है इसकी दिशा, तो आधा नंबर इसके लिए होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमने परिभाषा बता दिया। दोनों में से एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसे P से प्रदर्शित करेंगे, Q × 2L इसका फार्मूला। मात्रक कूलाम मीटर हुआ, विमीय सूत्र LTA, और दिशा किधर होगी? -Q आवेश से किधर? +Q आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एग्जाम्पल। अनेक अणु जैसे H2O, NH3, CH4, HBr, HF, ये HCl, ये सब जो अणु हैं ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। ये सब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। H2 जिस तरह से हुआ, इसमें 2 H यानी 2 पॉजिटिव और O पर 2 निगेटिव होता है, तो अगर ये एक दूसरे से इसका पॉजिटिव और निगेटिव अल्प दूरी पर रखे हों तो इससे एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। सामान्यतया जो अणु होते हैं, ऐसे अणु जिनके परमाणुओं के नाभिक यानी धन आवेशित नाभिक, जिन अणुओं के परमाणुओं के धनावेशित नाभिक एक तरफ और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एक तरफ, इस तरह से होते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो जिन अणुओं के परमाणुओं का धनावेशित नाभिक और एक सिरे पर, अणु के एक सिरे पर, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इनका सेंटर एक सिरे पर, ये इस तरह से अलग अलग हों तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव, पूरा अणु तो विद्युत उदासीन है, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव चार्ज है, तो टोटल ये उदासीन ही है, लेकिन ये मिल करके एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। कोई भी परमाणु जो होता है वह वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं कर पाता, क्योंकि किसी परमाणु की बात करते हैं तो उसका धनावेशित नाभिक सेंटर पर होता है, नाभिक यहाँ पर होता है, प्रोटॉनों के कारण नाभिक पर धन आवेश होता है, तो ये नाभिक है, धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हैं। ये घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का सेंटर अगर देखेंगे तो सेंटर वह भी इसके केंद्र पर यानी जहाँ नाभिक है वहीं पर आएगा। तो किसी भी परमाणु का जो धनावेशित नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का सेंटर एक ही बिंदु पर आता है, यानी एक दूसरे के संपाती होता है। अतः इसका धन और ऋण अलग अलग स्थान पर नहीं हो पाता, अतः परमाणु वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं करता है। आगे के चैप्टर में
हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा कि जब किसी परमाणु को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो परमाणु का जो धनावेशित नाभिक होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, इनके जो सेंटर जो पाया जाते थे एक ही स्थान पर, ये अलग अलग विस्थापित हो जाते हैं। जिधर प्लेट का ऋण सिरा होता है उधर धनावेशित नाभिक विस्थापित हो जाता है, और जो प्लेट का धनावेशित सिरा होता है उधर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, और परमाणु भी ये वैद्युत द्विध्रुव की तरह से काम करने लगता है। ऐसी कंडीशन में जो परमाणु का धनावेशित जो नाभिक है एक तरफ, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विस्थापित होकर एक तरफ हो जाता है, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर परमाणु ये विद्युत ध्रुवित हो जाता है, पोलराइजेशन ये परमाणु का होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये जो परमाणु होते हैं ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। नहीं तो सामान्यतया जो अणु होते हैं, ऐसे पाए जाने वाले अणु, ये जिनका निर्माण परमाणुओं से हुआ, वो सब क्या होते हैं, वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण में पूछा जाए तो आप 2-4 उदाहरण इस तरह से H2O, NH3, HCH4, HBr, HF, HCl इत्यादि रूपों में दे सकते हैं। तो ये 2-3 बातें जो बताएंगे इनको ध्यान देंगे, आप समझेंगे इसको। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इनसे एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, दोनों में से एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल करेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। सूत्र इसका मात्रक विमीय सूत्र, और डायरेक्शन -q आवेश से +q आवेश की ओर होगी। अच्छा, अब आगे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका, ये डेरिवेशन बार बार परीक्षाओं में आते रहे हैं, तो इनको हम देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं, अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के 3 पॉइंट यहाँ पर होंगे, 3 पॉइंट इनके मिलेंगे। कैसे, इनको देख लेते हैं। जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव कर दिया, ये -q आवेश हो गया, ये +q आवेश हो गया, ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ऐसे होती है। 3 स्थितियों में निकालते हैं। कैसे कैसे, जब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु ले लिया जाए, दोनों को मिलाने वाली रेखा चाहे इधर ले लिया जाए और चाहे इधर ले लिया जाए, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर अगर कोई बिंदु लिया जाए, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो यह बिंदु इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर होने के कारण, इनको मिलाने वाली जो अक्ष है उस पर होने के कारण ये बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाता है। ये अक्षीय स्थिति में कहलाता है, बिंदु P अक्षीय स्थिति में है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं भी, चाहे इस साइड कोई बिंदु P है, तो वह अक्षीय स्थिति में होगा। और जानना चाहेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, इसके लिए पहली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी पोजीशन आती है, जो वैद्युत द्विध्रुव लिया गया, ये +q आवेश, ये -q आवेश, और ये इसका मध्य बिंदु। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ये होती है। दूसरा पॉइंट जो आता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर स्थित कोई बिंदु हो, यहाँ पर कोई बिंदु P हो या इसके नीचे कहीं स्थित बिंदु हो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर स्थित कोई बिंदु हो, तो इस बिंदु को, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P को ये निरक्षीय स्थिति में, इसको निरक्षीय बिंदु के नाम से जानते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहे तो हम बिंदु P पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर है तो अक्षीय स्थिति में है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक स्थित है तो ये निरक्षीय स्थिति में है। इक्वाटोरियल लाइन, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन पर पूछा जाएगा तो ये आपका आएगा, अच्छी स्थिति में ये आएगा। 2 स्थितियां हो गई। तीसरी स्थिति में 2 पोजीशन हो गई है। तीसरी पोजीशन में
ये प्लस क्यू की बात किए, ये माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये निर्माण हुआ। तीसरी स्थिति आती है कि जब न तो अच्छी स्थिति में हो और न ही निरक्षी स्थिति में हो, बिल्कुल इसके अलावा, इसके अतिरिक्त इस तरह की स्थिति में कोई बिंदु P हो, यानी न तो अच्छी स्थिति में और न ही निरक्षी, किसी भी स्थिति में बिंदु P हो तो वहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो 3 कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान पहली हेडिंग है जिसमें हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में ये आई है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किस स्थिति में? अच्छी स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसी हेडिंग भी दे सकते हैं। क्या चीज? वैद्युत द्विध्रुव के कारण दे सकते हैं हेडिंग में। पहला पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर बता देंगे अच्छी स्थिति में, ये अच्छी स्थिति हो गई। हाँ, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहली हेडिंग हो जाएगी। दूसरी हेडिंग रहेगी तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरी हेडिंग रहेगी तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली हेडिंग हम लोग अच्छी स्थिति में निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति की कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहली हेडिंग करने जा रहे हैं इसमें। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज मेड अप बाय 2 इक्वल and opposite nature charge minus q and plus q, minus q and plus q, minus q and plus q, situated at very nearest distance between minus q and plus q is equal to 2l. It is midpoint। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट हम मानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका निर्माण माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर हुआ, बीच की अल्प दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है। तो जिस तरह से हमने कहा था कि एक अकेला आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इन बिंदु आवेशों से मिलकर बना ये निकाय यानी वैद्युत द्विध्रुव भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उस वैद्युत क्षेत्र में हम अच्छी स्थिति में कोई पॉइंट P लेंगे जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P बिंदु कहाँ है? अच्छी स्थिति में है। अब अच्छी स्थिति की बात करें, ये अच्छी स्थिति में बिंदु P हो गया जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कहाँ पर स्थिति? ये मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी दूरी r के बराबर, ये r के बराबर। तो स्पष्ट है यहाँ से यहाँ की दूरी r के बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी l होती है। इसको हम ऐसे जान सकते हैं, पढ़े हैं, पीछे बताए थे। टोटल दूरी 2l, लेकिन यहाँ से अगर दूरी नापें तो ये दूरियाँ तो l के बराबर होंगी, 2l हो गया। तो यहाँ से यहाँ की दूरी r है, हमें B बिंदु से निकालना हो कि ये दूरी कितनी होगी इसकी। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ऐसे टोटल दूरी r है, उस r में से ये l घटा देंगे तो B से P की दूरी आ जाएगी r माइनस l, ऐसे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, उसमें l जोड़ देंगे तो A से P की दूरी आ जाएगी r प्लस l, ये डिस्टेंस हो गई। ऐसे ये फिगर आपका बनेगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे स्थान पर रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इसका निर्माण माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर हुआ, बीच की दूरी 2l है। हम इस वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P लिए जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये बिंदु P अच्छी स्थिति में है, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है।
तो B ये मध्य बिंदु से इसकी दूरी r के बराबर, तो B से दूरी r माइनस एल और A से दूरी r प्लस एल। बहुत आसान सा डेरिवेशन होगा। एक बार हम इस बिंदु B पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, परिणामी निकाल देंगे, आपका आंसर आएगा, ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो बिंदु B पर रखा हुआ जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, कल डेरिवेशन हमने किया इसमें कि किसी आवेश Q के कारण r दूरी पर तीव्रता 1/4πε0 Q/r² होती है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, 1/4πε0 Q बटे कितनी दूरी r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानते हैं बराबर 1/4πε0 कैपिटल के इंटू प्लस क्यू आवेश के कारण, तो आवेश Q बटे डिस्टेंस का स्क्वायर r माइनस एल होल स्क्वायर। डायरेक्शन प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ डायरेक्शन किधर, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता दूर की ओर होती है। परीक्षण कैसे करते हैं, यहाँ धन परीक्षण आवेश रखेंगे, ये आवेश उसको दूर करेगा, बल लगाएगा दूर की दिशा में, इसलिए यहाँ पर तीव्रता E1 दूर की ओर होगी, E1 ऐसे लिखेंगे। दिशा इसकी B से P की ओर, यानी BP दिशा में ऐसे, इस तरह से। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे सेम इसी तरह से, माइनस क्यू आवेश, बिल्कुल वही चीज, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल सेम लिख लेंगे। तो E2 बराबर ये केवल मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसका, E1 E2 का, सेम इसी तरह से 1/4πε0 कैपिटल के इसलिए कि ये करके परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, यहाँ माइनस क्यू नहीं होती है, ये ध्यान देंगे, माइनस क्यू या प्लस क्यू रहे, तीव्रता का सूत्र ऐसे ही लिखा जाएगा, बस माइनस क्यू आवेश है तो तीव्रता की दिशा उस आवेश की ओर होती है, यहाँ माइनस क्यू नहीं हो सकता। क्यू अपान डिस्टेंस माइनस क्यू आवेश के लिए r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दिशा इसकी किधर होगी, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश है, धन परीक्षण आवेश होगा यहाँ, तो इधर बल लगेगा, तो E2 की डायरेक्शन इधर आ गई, E2 ऐसे। इतना आया किस दिशा में, PA दिशा में ऐसे। E1 E2, अब देख रहे हैं कि बिंदु P पर E1 इधर है, E2 इधर है, E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसका परिणामी निकालेंगे, तो इसका परिणामी जो आएगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। जब विपरीत दिशाओं में वेक्टर A और वेक्टर B होते हैं तो उनका परिणामी A माइनस B या B माइनस A होता है, तो उनके अंतर के बराबर होता है। तो अब इसमें E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। इन पर विचार करें तो ये हर वाली राशि r माइनस एल ये छोटी है, और इसमें r प्लस एल ये वाली राशि बड़ी है। जिसका हर छोटा है उसके लिए E1 का मान बड़ा होगा, इसका हर बड़ा है तो E2 का मान छोटा होगा। ऐसे भी जानेंगे, ये प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू परिमाण से दोनों बराबर ही हैं, तो ये वाले आवेश से ये बिंदु P नज़दीक पड़ेगा तो यहाँ पर तीव्रता अधिक होगी, ये वाला आवेश दूर पड़ेगा, इसके कारण तीव्रता E2 कम होगी। तो E1 में से E2 घटाएंगे तो हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E बराबर जो बड़ा है E1 में से E2 घटाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 के Q अपान
E1 की वैल्यू आर माइनस यल होल स्क्वायर माइनस E2 के वैल्यू रखेंगे माइनस E2 की वैल्यू, तो E2 की वैल्यू यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस यल होल स्क्वायर। इसमें से ऊपर Q कॉमन है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के ब्रैकेट में 1/R माइनस यल होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर एलसीएम इसका आएगा, इसका एलसीएम R माइनस यल R प्लस यल ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र से R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर हम लोग लगा लेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी के लिए हो गया, स्क्वायर अपने स्थान पर ऐसे आया। अब R माइनस यल का होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये R प्लस यल का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा, R प्लस यल का होल स्क्वायर, ये R माइनस यल होल स्क्वायर R प्लस यल होल स्क्वायर यहाँ पर ऐसा मान सकते थे, तो इसके भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा माइनस यहाँ पर R प्लस यल वाला कैंसिल होगा तो R माइनस यल वाला बचेगा यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, इसका स्क्वायर खोल दें अगर तो आया R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2R यल, माइनस का ध्यान देंगे, R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होता है, माइनस के कारण वो माइनस यल स्क्वायर होगा, अब माइनस 2R यल होता है, इस माइनस के कारण प्लस 2R यल होगा, ये 2R यल ब्रैकेट बंद हो जाएगा, नीचे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये R स्क्वायर यल स्क्वायर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख देंगे। तो ये परिणामी तीव्रता E की वैल्यू आ रही है, तो E का मान कितना, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ब्रैकेट के अंदर 2R यल 4R यल होगा, 4R यल अपान ये R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये चीज़ आई ऐसे। अब इसमें एक बात हम विचार करेंगे कि जो हमने इसमें L को लिया था ये बहुत अल्प दूरी थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत छोटी थी, बहुत कम थी। L बहुत छोटी राशि है, L का स्क्वायर करेंगे तो छोटी राशि का स्क्वायर करने पर वह और भी छोटा हो जाता है, तो L स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन R की बात करें, R यहाँ से दूरी ये लिए हैं तो ये दूरी बड़ी है, तो R की तुलना में L का मान छोटा है, इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। चूँकि L इज लेस देन R, L की जो वैल्यू है वो R की तुलना में बहुत छोटी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर की तुलना में वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो L स्क्वायर जो होगा R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। इसको निग्लेजिबल, ये निग्लेजिबल है इसकी तुलना में, तो हम L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, यानी यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो जब L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो जो बचा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के 4R यल अपान, यहाँ से L स्क्वायर को हमें हटा देना है। यदि L स्क्वायर को यहाँ से हटा रहे हैं तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर आया, यानी R टू द पावर 4, एक R से ये कटा तो R टू द पावर 3 ऐसे बचा। अब इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको लिखेंगे Q इंटू 2L अपान R³ ऐसे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखें Q गुणे 4L, अब इसमें
लिख रहे हैं तो 2 का 2 में यहाँ पर गुणा कर देंगे तो Q गुणे 4L, वही चीज़ आ रही है। बस लिखने का ये तरीका हो गया कि 4QL को हम 2 इंटू Q इंटू 2L लिख दिए, तो यह भी 4QL ही है। ऐसा इसलिए कर दिए कि E बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और इंटू 2Q गुणे 2L को कर देंगे P। हमने पढ़ा है P बराबर Q गुणे 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q गुणे 2L की जगह P लिख देंगे तो P/r3 ऐसे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2P/r3। ये डेरिवेशन आपका फाइनल आ गया ऐसे। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल निर्वात में या वायु में रखा होता तो K का मान 1 आएगा। जब K का मान 1 आ जाएगा तो E बराबर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P/r3। यहाँ पर परिणामी तीव्रता किस दिशा में आई है? चूंकि E1 का मान बड़ा था E2 से, तो परिणामी तीव्रता किधर आएगी? बिंदु P पर, इस वैद्युत द्विध्रुव से दूर, अर्थात E1 की डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हम निकाल लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस कंडीशन में? अच्छी स्थिति में, यानी जब बिंदु P दोनों को मिलाने वाली रेखा की अक्ष पर, यानी मिलाने वाली रेखा पर था, यानी अच्छी स्थिति में था। अब एक पॉइंट हम और निरक्षीय स्थिति का भी देखते हैं। सेम डेरिवेशन चलेगा, थोड़ा सा फिगर में अंतर आएगा, उसमें फिगर को समझ लेंगे, डेरिवेशन का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। निरक्षीय स्थिति में इक्वाटोरियल लाइन में, इक्वाटोरियल लाइन, ये निरक्षीय रेखा पर बिंदु P होगा, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। तो दो बिंदु आवेश -Q और +Q, ये +Q आवेश, ये -Q आवेश, वैद्युत द्विध्रुव AB, मध्य बिंदु इसका O, दूरियां L और L। तो जब हम वैद्युत द्विध्रुव का नाम लेंगे तो ये तो एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे स्थान पर रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव का निर्माण -Q +Q आवेशों से मिलकर हुआ, बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु O है, निरक्षीय रेखा पर स्थित है। निरक्षीय रेखा दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक होगा। तो निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। जितनी दूरी पर अच्छी स्थिति में हमने इसको R दूरी पर लिया था, तो इस बार भी इसे हम R दूरी पर ही मानेंगे। तो स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ज्ञात करना चाहते हैं। अब हमें +Q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालना होगा, एक बार -Q आवेश के कारण निकालना होगा, और फिर परिणामी करेंगे। तो +Q आवेश के कारण निकालने के लिए P को हम +Q आवेश वाले से मिला देंगे। इसको मान लीजिए मिला दिए, इसको मिला दिए, तो +Q आवेश के कारण मिला दिए। डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं ये R है, ये L है, तो इसकी वैल्यू R² + L² रूट में आएगी, R² + L²। +Q आवेश के कारण तीव्रता लिख लेंगे। +Q आवेश के कारण यदि तीव्रता लिखें बिंदु P पर, तो तीव्रता जैसे अगली बार लिखे थे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, रूट हट जाएगा तो आया R² + L²। ऐसे डायरेक्शन +Q आवेश के कारण तीव्रता दूर की दिशा में होती है, तो दूर की दिशा को ऐसे E1 दिखा देंगे। डायरेक्शन यहाँ बता देंगे B से P की ओर, BP दिशा में, BP दिशा में ऐसे। अब
माइनस क्यू आवेश के कारण P पर निकालेंगे, इसको भी मिला लेंगे, इसको मिला देंगे। दूरी वही L है, R है, दूरी वही होगी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, आवेश Q माइनस Q लिखते नहीं है, दिशा बदलेगी, तो Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E2 का मान आया। किस दिशा में? माइनस Q आवेश है, E2 इस दिशा में। तीव्रता बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण उसी आवेश की ओर होती है। किस दिशा में? PA दिशा में, PA दिशा में, ऐसे हम देख रहे हैं कि E1 E2 दोनों की वैल्यू परिमाण में समान है, लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न हैं, विपरीत नहीं है, भिन्न है, अलग अलग है। विपरीत अगली बार थी, इसमें दिशाएं भिन्न हैं। एक ही दिशा में होती जोड़ दी जाती, विपरीत दिशाओं में होती घटा ली जाती, लेकिन ये विभिन्न डायरेक्शन में है, इसलिए इनका हमें वेक्टर नियमों का पालन करते हुए E1 और E2 का परिणामी ज्ञात करना होगा। ज्ञात करने का तरीका क्या है? हम वेक्टर E1 को दो घटकों में वियोजित करेंगे, E2 को वियोजित करेंगे और फिर परिणामी निकालेंगे। कैसे? ये एंगल थीटा मान लेंगे, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज की तरह काम करेगा। जितनी भुजाएं है वही भुजाएं है, ये दो भुजाएं बराबर हैं तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब हम E1 को दो घटकों में वियोजित करने जा रहे हैं। E1 को दो घटकों में वियोजित करेंगे। वियोजन करने का तरीका, जो ये प्रारंभिक सिरा है, यहीं इसी को मूल बिंदु मान करके दो लंबवत अक्ष खींचेंगे। कैसे कैसे? एक इस तरह से और एक इस तरह से, ऐसे ऐसे हमने खींच लिया, इस तरह से खींच लिया। प्रारंभिक सिरे से ये दो अक्ष, एक द्विध्रुव की अक्ष के समांतर और दूसरे द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत। अब E1 का ये दो घटक आएगा, एंगल क्लियर करने, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा आएगा, एंगल थीटा। अब वेक्टर E1 का वह घटक जिस पर थीटा बना है, इसको कहेंगे, तीर के ठीक सीध में तीर लगा करके इसको कहेंगे, ये रहेगा E1 cos थीटा। और दूसरा जो घटक होगा यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू आएगी E1 sin थीटा, ऐसे। अब सेम यही काम E2 के लिए करेंगे। प्रारंभिक सिरा इस E2 का ये है, मूल बिंदु मानकर दो अक्ष खींचेंगे, एक समांतर, समांतर वाली अक्ष यही आएगी, लंबवत वाली ये आएगी। तो समांतर और लंबवत घटकों में इसको भी के समांतर ये, लंबवत ये। अब चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही आना है। ये पैरेलल रेखाएं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो थीटा और ये थीटा। तो E2 का जिस पर घटक, E2 का वह घटक जिस पर थीटा बना है, इसको लिखेंगे E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, ऐसे। और दूसरा जो घटक इसका आएगा, ये आएगा E2 sin थीटा, ऐसे, इस तरह से। ये वियोजन कर लिए। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 का वियोजन किए, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा। माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता E2 इस दिशा में आई है, इसका वियोजन किए, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, ऐसे ही आ गया। अब वियोजन करने पर हम देख रहे हैं कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों के जो क्षैतिज वाले घटक हैं, यानी द्विध्रुव की अक्ष के समांतर वाले जो घटक हैं, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनका परिणामी आपस में जुड़ जाएगा। E2 sin थीटा और E1 sin थीटा ये है। चूंकि E1 और E2 बोथ आर सेम, तो अगर E1 की जगह E2 समझा जाए तो E2 sin थीटा यह भी होगा, E2 sin थीटा यह भी होगा। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा बोथ हैव सेम वैल्यू, मीन्स बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर दे आर कैंसिल आउट। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे?
कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। जितनी वैल्यू E1 साइन थीटा ऊपर उतनी E2 साइन थीटा नीचे। E1 E2 बराबर होने से ये दोनों के परिमाण बराबर, दिशा विपरीत, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इनका इस द्विध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की बात करें तो बस E1 साइन थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इनको जोड़ने पर परिणामी तीव्रता मिल सकती है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करें तो E बराबर आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूँकि E1 और E2 बराबर है, चूँकि E2 का मान E1 के बराबर ही है, तो E2 का मान E1 के बराबर लिख दिया जाए तो E बराबर आएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, यानी 2E1 cos थीटा। वैल्यू पुट करें 2E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये गुणे cos थीटा बचा है। cos थीटा को ध्यान दे देंगे यहाँ पर, एक ये ट्रायंगल है OAP, इस ट्रायंगल में cos थीटा, थीटा ये है तो आधार का काम, बेस का काम ये करेगा, आधार बटे कर्ण, आधार का काम ये करेगा L और कर्ण का मान ये करेगा। तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम L अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू ऊपर से बचा है केवल Q गुणे 2L अपान, ये Q यहाँ से 2L अपान, यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ है, यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 हाफ मानी जा सकती है। यहाँ पर R प्लस L स्क्वायर की वैल्यू 1 है और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की वैल्यू हाफ है। 1 और चूँकि दोनों चीज़ सेम है तो 1 और इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ऐसे E की वैल्यू आ रही है, ऐसे इसकी वैल्यू हम जानते हैं P लिख सकते हैं, तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, E की वैल्यू ऐसे आई। अगली बार जैसे किए थे कि चूँकि L इज लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। किसको नगण्य मान सकते हैं? L स्क्वायर को। यदि L स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाए तो L स्क्वायर को हटा देंगे, जब L स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे ये कैंसिल हो रहा है, तो R स्क्वायर पावर 3/2 क्या आ रहा है? R स्क्वायर पावर 3/2, ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा? R क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R क्यूब, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई। तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वाटोरियल लाइन पॉइंट P को हमने सिद्ध किया कि परिणामी तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R क्यूब, ये वैल्यू होती है। ये डेरिवेशन आया। यदि इसे निर्वात में या वायु में रख दिया जाए तो निर्वात या वायु में करेंगे तो K = 1 होता है, तो फार्मूला लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान R क्यूब, ऐसे। तो दो स्थितियों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। ये दोनों स्थितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी स्थिति में जब तीव्रता निकाले तो परिणामी तीव्रता यहाँ पर 2P अपान R क्यूब थी, और निरक्षी स्थिति में निकालते हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे आती है। अच्छी स्थिति में 2P थी और निरक्षी स्थिति में केवल P आ रही है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसका मान निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उसका 2 गुना होता है।
ई अक्षीय स्थिति का जो मान होता है, ई अक्षीय स्थिति बराबर 2 गुणे ई निरक्षीय। तो समान दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया। एक पॉइंट इसका रहेगा और एक पॉइंट और कल बताना है। तो आज का क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।